ईरान की सिचुएशन पाकिस्तान और दीगर इलाकाई ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है जिसको ऑब्ज़र्व करना और समझना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान के ख़िलाफ़ यूएस और इज़राइल किस किस्म के एक्शन लेने का सोच रहे हैं और क्या प्लानिंग की जा रही है और उसके जवाब में ईरान की तैयारी किस तरह है। इसमें हम सब के लिए बहुत से लेसन्स हैं और ईरान चूँकि पाकिस्तान का हमसाया है तो पाकिस्तानियों के लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि इस पूरे मामले पर गहरी नज़र रखें कि आखिर हो क्या रहा है, क्या ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं दोनों साइड्स की जानिब से और क्या मॉडर्न टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर में। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अमेरिका बादर की जानिब से धमकियां लगाई जा रही हैं और इनको काउंटर करने के लिए ईरान कौन से पॉसिबल मेजर्स का इस्तेमाल कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये सारी सिचुएशन, ईरान में करंट सिचुएशन क्या है, अमेरिका और इजराइल के इक़दामात और रीजनल ममालिक के लिए एक केस स्टडी। आइए जानते हैं। हम एक एक करके ये रीसेंट डेवलपमेंट्स पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रोटेस्टर्स को पंप किया और लिखा कि कीप प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट करते रहें, हम आपके साथ हैं। और उनका मतलब ये था कि आपने तब तक नहीं रुकना जब तक इस रिजीम का खात्मा नहीं हो जाता, हम आपके साथ हैं। उन्होंने ईरान के लोगों को कहा मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। जिस तरह अमेरिका में ट्रंप के सपोर्टर्स की मूवमेंट है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा, इस तरह ट्रंप ने कहा मीगा। और उन्होंने कहा कि हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, आपके लिए हमारी मदद रास्ते में है, हिम्मत नहीं हारनी। कीप प्रोटेस्टिंग एंड टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो कलमात थे ये एक डायरेक्ट इंटरवेंशन है किसी भी मुल्क के इंटरनल मामलात में, यानी वो उकसा रहे हैं प्रोटेस्टर्स को कि आप ये प्रोटेस्ट जारी रखें, हम आपके साथ हैं और हम आपकी मदद भी करेंगे। और इस हवाले से वो इशारे दे रहे हैं कि कोई पॉसिबल मिलिट्री स्ट्राइक हो सकती है। उन्होंने पेंटागन से भी इस हवाले से मीटिंग की है और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम फैसला ले लेंगे कि ईरान के हवाले से हमने क्या करना है। इस पर यूएन में जो ईरान के एनवॉय हैं उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उनके मुताबिक अमेरिका ने यहाँ पर इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। और उन्होंने कहा है कि ट्रंप का ये जो रेटोरिक है ये ब्रॉडर रिजीम चेंज पॉलिसी का एक हिस्सा है। उन्होंने इस हवाले से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन को इनकरेज कर रहे हैं ईरान में और वायलेंस को हवा दे रहे हैं, जिससे हमारे मुल्क की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के बरक्स है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो धमकी लगाई है कि ईरान के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, हेल्प इज़ ऑन इट्स वे, यानी मदद रास्ते में है, इसका क्या मतलब हो सकता है? एनालिस्ट के मुताबिक इसमें अमेरिका मल्टीपल अप्रोचेस का इस्तेमाल कर सकता है। एक तो उनकी पार्टनरशिप है इजराइल के साथ, सेंटकॉम यूएस आर्मी की सेंट्रल कमांड इस पूरे एरिया में एक्टिव है, वो ईरान के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। हम पहले भी देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पानियों में इनकी आई बॉलिंग चलती रहती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने अभी कोई नया बहरी बेड़ा नहीं भेजा इन पानियों में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ अमेरिका अपने प्रोपेगेंडा को मज़ीद हवा दे सकता है क्योंकि जिस लेवल का ये ईरान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बना रहे हैं वो एक देखने वाली चीज़ है कि किस तरह एंटी ईरान वॉइसेस को एम्पलीफाई किया जा रहा है, जिसमें शाह ऑफ ईरान के पोते रज़ा पहलवी साहब भी बड़े आगे आगे हमें नज़र आते हैं। मगरबी मीडिया उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, लेकिन मगरबी मीडिया ये नहीं आपको बताता कि उनकी सपोर्ट ज़ीरो है ईरान में, बहुत कम सपोर्ट है। 1979 के इनकलाब में लाखों लोग निकले थे उसी मोनार्की के ख़िलाफ़ जो कि टोटली प्रो वेस्ट थी और एंटी पीपल हो चुकी थी अपने आखिरी सालों में। लोगों ने उससे तंग आकर एक नए सिस्टम की सपोर्ट की थी। तो मोनार्की इसका कोई चांस नहीं आज के मॉडर्न ईरान में। इसके अलावा एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ साइबर अटैक्स लॉन्च कर सकता है, बड़े पैमाने पर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, उनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स को हैक करना, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशंस बंद कर देना और इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश, जो कि आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर का एक अहम जुज़ है, जो हमने वेनेजुएला में भी देखा कि किस तरह अमेरिका ने वहां पर लाइटें बंद करके पूरे शहर को तारीक करके एक एक्शन लिया। लेकिन ये हम सबको पता है कि ईरान ना तो वेनेजुएला है, ना ही अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, ना ही
भाई वेस्टर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है, ईरान मिडिल ईस्ट का पार्ट है, जहां पर ये एक पुराना प्लेयर है अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन अब यूएस और इजराइल की कोशिश यही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके इनको कट्स लगाए जाएं और इनको इतना वीक किया जाए कि ये हार मान जाएं और रिजीम चेंज कर दिया जाए। यानी पहले ये जो 12 दिन की जंग थी जो जून में हुई है, उसमें इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, ईरान की मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है, ईरान के टॉप जनरल्स को निशाना बनाया है, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। तो अब वो समझते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वीक ईरान को मज़ीद वीक किया जाए और आखिरकार इनका तख्ता उल्ट दिया जाए और मज़ीद सैंक्शंस लगाकर इनकी इकोनॉमिक पेन में भी मज़ीद इजाफा किया जाए और लोग जो तड़प रहे हैं महंगाई से, लोगों को मजबूर कर दिया जाए कि वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। लेकिन क्या लोग अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं भी? अब इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो मगरबी मीडिया हमें नहीं बता रहा। लोग महंगाई से ज़रूर तंग हैं, लोग गिरती हुई करेंसी से भी तंग हैं, लोग वाटर शॉर्टेजेस से भी तंग हैं, लोग लोड शेडिंग से भी तंग हैं। लेकिन ईरानियंस फॉरेन इंटरवेंशन के भी ख़िलाफ़ हैं और ये तो मगरबी मीडिया भी आपको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू हो गया है कि अब वहाँ पर प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी निकल रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें हुकूमत भी उन प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन बड़ी तादाद में प्रो गवर्नमेंट रैलीज भी निकाली जा रही हैं और उसमें भी बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। इस टाइम मगरबी मीडिया क्या कर रहा है कि वो पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ खून ही खून है, लोग मारे जा रहे हैं, 3000 लोग मारे जा चुके हैं, हॉस्पिटल्स में ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हर जगह लाशें ही लाशें हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि बड़ी तादाद में प्रो गवर्नमेंट रैलीज भी निकाली जा रही हैं, क्योंकि उनका मकसद यही है कि ईरान की हुकूमत को वीक दिखाना पूरी दुनिया के सामने। लेकिन ईरान के मुताबिक हमने बहुत हद तक प्रोटेस्ट को काबू में कर लिया है और अब हम लोगों के मसाइल की हल की तलाश में हैं। और ये भी हमने क्लियरली देखा है कि जहाँ पर इस वक्त ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, इसमें 500 के करीब हुकूमती एहलकार भी हैं जिनको टारगेट करके निशाना बनाया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पास हमेशा हथियारों की तादाद ज़्यादा होगी आम लोगों के मुकाबले में, और वो भी ईरान जैसे मुल्क में जिसके बारे में मगरबी मीडिया कहता है बहुत सख्ती है यहाँ पर। तो उस सख्ती के बावजूद उनको टारगेट करके मारा गया और बड़ी तादाद में IRGC के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे पता चलता है यहाँ पर कोवर्ट ऑपरेशन की मौजूदगी कि किस तरह चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। और इसमें बहुत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हमें नज़र आ रहे हैं। प्रोटेस्टर्स की आड़ में ऐसे बहुत से तखरीबकार हैं जो लोगों को मार रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ईरान के अंदर ये थिंकिंग पूरी पाई जाती है कि इन फसादात के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, और इवन उन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मारे जाने के गम में एक शोक का दिन भी रखा। यानी ईरान के अंदर फॉरेन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस है कि वो इन चीज़ों को हवा देते हैं और मोसाद के एजेंट्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो इवन उनके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का भी पार्ट हैं, सोसाइटी का पार्ट हैं और बिजनेस का पार्ट भी हैं। और ईरान अब बड़ी सीरियस एफर्ट्स कर रहा है उनका खोज लगाने में, उनके पीछे जा रहा है। और इस चीज़ की वैलिडेशन खुद हमें इजराइल के अंदर से मिलती है, जब उनके एक्स डिफेंस मिनिस्टर जो थोड़े अरसे पहले तक नेतन्याहू के साथ थे, उन्होंने कहा कि हमें ईरान के प्रोटेस्टर्स की हमायत करनी चाहिए और इन प्रोटेस्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहिए इनविजिबल हैंड के ज़रिए, यानी कोवर्ट ऑपरेशन के ज़रिए। ये खुद इजराइलीज कह रहे हैं कि हमें हर तरह का नुकसान इन्हें पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहिए और पीछे रहकर खेलना चाहिए और ईरान को डिस्टेबलाइज करना चाहिए। और कुछ इतलात के मुताबिक वेस्टर्न ईरान के किरमानशाह इलाके में एक कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप ने IRGC की बेस पर कब्जा भी किया है। कुर्द्स की बात करें इस रीजन में तो पिछले कई सालों से इनका एक इल्हाक हमें नज़र आता है इजराइलीज और अमेरिकन के साथ, और इनका मसला रहा है ईरान और तुर्की के साथ। तो हर तरह की कोशिश की जा रही है कि ईरान की इस हुकूमत को मज़ीद वीक किया जाए। और फिर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का ये एक मुश्तरका प्लान भी हमें नज़र आता है कि स्टारलिंक के ज़रिए ईरानियंस को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। जो हुकूमत ने इंटरनेट पर एक कदगन लगाई हुई है पिछले कुछ दिनों से, इनकी ये कोशिश है कि वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस की जाए ताकि जो भी इनकी कार्रवाइयाँ हैं उसमें कोई रुकावट ना आए। इसके पीछे ये एक रीज़न हो सकती है।
लेकिन ईरानियन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि स्टारलिंक के लिंक्स को डाउन किया जाए और इंटरनेट लोगों को तभी मिले जब हम चाहेंगे। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने उन ममालिक को भी थ्रेटन किया है जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मैं 25% तक टैरिफ आयद कर दूंगा उन ममालिक पर जो ईरान के साथ बिजनेस करते हैं, जिसमें चाइना शामिल है, जिसमें भारत है, जिसमें पाकिस्तान है। लेकिन ये चाइना को हिट कर सकती है, जो चाइना इनसे तेल की सप्लाईज लेता है। चाइना ईरान के साथ ज़्यादातर ट्रेड लोकल करेंसीज या बार्टर सिस्टम के तहत करता है ग्लोबल सैंक्शंस की वजह से। इसके अलावा रूस के साथ इनकी ट्रेड है और थोड़ी बहुत सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ है। तुर्की के साथ बार्टर सिस्टम के तहत ट्रेड है। आसपास के इलाकाई ममालिक से ही इनकी ट्रेड है जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने धमका दिया है। और यही वो सारी सैंक्शंस और एंटी ईरान मेजर्स हैं जो अमेरिका लेता रहता है, जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी इतनी गिर जाती है कि लोग फिर सड़कों पर निकल आते हैं। और हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या इनकी करेंसी की वैल्यू है, किस हद तक वो गिर चुकी है। इसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, वाटर शॉर्टेज के प्रॉब्लम हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं जिसको अब ईरान की हुकूमत को हल करना पड़ेगा, क्योंकि हर 2-3 साल बाद इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अमेरिका के साथ साथ यूके ने भी नई सैंक्शंस का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन भी देख रहा है कि हम ईरान के ख़िलाफ़ क्या इक़दामात ले सकते हैं। कतर ने डी एस्केलेशन पर जोर दिया है, जबकि चाइना और रूस की बात करें तो उन्होंने सख्त अल्फाज में अमेरिका को मैसेज दिया है कि ईरान पर हमला ना किया जाए। ये एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट होगा और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान की बात करें तो वहाँ पर कैसी तैयारी नज़र आती है। ईरान की गवर्नमेंट इस वक्त बैकफुट पर तो ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस भी शो कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इनकी जो झड़पें हुई हैं इजराइल के साथ, ना सिर्फ इनकी बल्कि इनके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की, तो ईरान बहुत ज़्यादा मोहतात हो चुका है। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो इस पूरे रीजन में एक्टिव है, यमन में, इराक में, लेबनान में, सीरिया में, उसको भी बहुत बड़ी हिट पड़ी है इजरायली कार्रवाइयों की वजह से। सीरिया में तो पूरा रिजीम चेंज ही हो गया, वहाँ से ईरान का टोटल खात्मा हो गया ईरानी बैक ग्रुप्स का। लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा सख्त नुकसान पहुंचाया है। यमन में हुसी इस वक्त चुप हैं। इराक के अंदर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में अभी भी जान बाकी है और वो ईरान के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में है। ईरान की इस वक्त अप्रोच यही है कि खामोश रहकर कार्रवाइयाँ की जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क की स्टेबिलिटी पर फोकस किया जाए। ईरान की ज्योग्राफी तो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि इसको वैसे कॉन्कर करना बड़ा मुश्किल है। ईरान की जो डेप्थ है इतनी ज़्यादा, वो इनको एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करती है दुश्मन के ख़िलाफ़, कि ज़मीनी तौर पर इनको फ़तह करना तो तकरीबन नामुमकिन है। इनके पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए और इनके कैरेक्टर को देखते हुए, जो ईरानियन कैरेक्टर है, और फिर कैस्पियन सी के ज़रिए इनकी रूस से कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशिया के ज़रिए इनकी चाइना से कनेक्टिविटी, और कुछ की चोक पॉइंट्स पर इनका कंट्रोल, जैसा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि दुनिया की 30% से ज़ायद ऑयल सप्लाईज की गुजरगाह है। ईरान ने पहले भी धमकी लगाई हुई है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक कर सकते हैं अगर आपने हमारे साथ पंगा किया। तो वो एक बहुत बड़ा लेवरेज है ईरान के पास, रूस और चाइना का लेवरेज है। इसके अलावा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की भी कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है तो इन सारे ममालिक के लिए खतरे की एक घंटी बज जाती है। चाइना और रूस के ईस्टर्न एक्सिस में एक बहुत बड़ी दरार आ जाएगी। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के लिए भी ये प्रेसिडेंट बिल्कुल आइडियल नहीं होगा कि ईरान जैसे मजबूत मुल्क में रिजीम चेंज कर दिया जाए, वो भी बाय फोर्स, क्योंकि कल को फिर इनके सिस्टम्स भी पूरे के पूरे रोल बैक किए जा सकते हैं अगर इनका कोई इख्तलाफ होता है। मतलब एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी जो ये नहीं चाहते। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, और इन्हीं रीजनल चैलेंजेस को देखते हुए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की बहुत हद तक करीब भी आ चुके हैं, और तुर्की की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील का पार्ट बने। इनके इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर कन्वर्ज होते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा ईरान की एक और बहुत बड़ी ताकत ईरान की मिसाइल पावर, जिसका डिस्प्ले उन्होंने इजराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में भी किया था, जिसने इजराइल में ज़बरदस्त पैनिक क्रिएट किया था और मेन सिटीज़ को हिट किया था। और क्या यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स, क्या इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स और ये जो जॉर्डन वगैरह में नस्ब होते हैं, ये सारे उनको कंप्लीटली रोकने में बुरी तरह से नाकाम रहे। ईरान की मिसाइल पावर उनको एक बहुत बड़ा एज देती है इस पूरे रीजन में इजरायली मनूवर्स के खिलाफ। और ईरान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको हमने एक्सप्लेन किया था उस वक्त इन वीडियोस में।
हाइपरसोनिक मैन्यूवरेबल मिसाइल्स जो कि हवा के अंदर अपनी डायरेक्शन को बदल सकते हैं और बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकते हैं। तो इसलिए ईरान की जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है वो इस पूरे रीजन के मफाद में है। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, रूस और चाइना, इन सब को बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि ईरान जैसा डेप्थ वाला मुल्क भी अगर गिर जाता है तो कल को इनके कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं और इनको वीक करके एक एक करके निशाना बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमें ये रीजनल अंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही हैं पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के दरमियान, जिसमें इजराइल के लिए भी एक पैगाम है और उन कुव्वतों के लिए जो इस इलाके में स्टेबिलिटी नहीं चाहते। ईरान को इस मौके पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिसके तहत वो अपने लोगों की मुश्किलात को किसी हद तक कम कर सकते हैं। ईरान ने इस पूरे क्राइसिस में जो एक बहुत बड़ी सस्टेनेबिलिटी दिखाई है वो ये कि उनके जो पॉलिटिकल और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान कोई मेजर रिफ्ट देखने को नहीं मिली, यानी कोई इख्तलाफ नहीं है। पूरे ढांचे का और पूरी सोसाइटी का इस बात पर इत्तफाक है कि हमें फॉरेन इंटरवेंशन कबूल नहीं। हमारे जो भी इख्तलाफात हैं फॉरेन इंटरवेंशन के सामने हम यूनाइट हैं और फॉरेन पावर्स की यही कोशिश है कि इस यूनिटी को तोड़ा जाए, क्योंकि जिस दिन ये यूनिटी टूट गई उस दिन ईरान में रजीम चेंज का रास्ता हमवार हो जाएगा। तो बड़े बड़े नुकसानात के बावजूद उनकी पासदाराने इनकलाब, उनकी आर्मी, उनके इंस्टीट्यूशंस वो अभी खड़े हुए हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और वहाँ पर सुप्रीम लीडर की जानिब से एक सिस्टम ये भी नज़र आता है कि उन्होंने हर बंदे का बैकअप तैयार किया होता है। इवन उन्होंने अपने बैकअप्स भी तैयार किए हुए हैं कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उनकी जगह कौन लेगा। सुप्रीम लीडर हो, चाहे मिलिट्री का कमांडर हो या IRGC का कमांडर हो, सदर हो, सबकी जानें ख़तरे में हैं। और ईरान में मौजूद तकरीबन हर टॉप पोस्ट के बंदे को उड़ाया गया है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन वो अपने सिस्टम को चालू रखे हुए हैं। वो इंगेजमेंट्स करते हैं और अपने अलाइंसेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अली लारेजानी का चाहे हम विज़िट देख लें पाकिस्तान में, या उनकी तुर्की, रूस और ईरान से इंगेजमेंट्स, या इवन अरबों से इंगेजमेंट। जिस तरह सऊदी अरब अब उनका मुखालिफ नहीं रहा, ये भी ईरान की डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी फतह है। तो यहाँ पर अमेरिका की कम होती हुई एक्टिविटी इन सारे प्लेयर्स को एक बार फिर एक्टिवेट कर रही है और अब थोड़ा सा तो आप देखेंगे ये आपस में लड़े मरेंगे और नई इक्वेशन सेट करने की कोशिश करेंगे जब अमेरिका इस रीजन से निकलकर वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर ज़्यादा फोकस करने की तैयारी कर रहा है और उसकी उसने झलक दिखा दी आपको वेनेजुएला के अंदर। और इसलिए फिर यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ईरान के हवाले से अमेरिका या ट्रम्प इस वक्त वो वाला इंटरेस्ट नहीं लेंगे जो पहले कभी उनको हुआ करता था रजीम चेंज के हवाले से। ईरान ने भी पैगाम दे दिया कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं, डायलॉग के लिए भी तैयार हैं, आप बात कर लें। और याद करें अमेरिका ही बातचीत कर रहा था जब इजराइल ने इन पर बमबारी शुरू कर दी ईरान पर। तो कहीं ना कहीं से लगता है कि अमेरिका और इजराइल की ईरान के हवाले से स्ट्रेटजी 100% अलाइन नहीं करती, कि इसमें बहुत से इसमें इख्तलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं। और जिस तरह सऊदी अरब की अमेरिकन से बड़ी अच्छी है, सऊदीज़ ने जिस तरह बड़ी बड़ी डील्स की हैं और सऊदी अरब भी स्टेबिलिटी चाहता है, तो अमेरिका भी किसी हद तक उस डिसीजन को रिस्पेक्ट करेगा और वो कोई ऑल आउट वॉर की तरफ मेरा नहीं ख्याल जाएंगे ईरान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से। और अगर अमेरिका नहीं आता तो इजराइल अकेला ईरान को नहीं गिरा सकता। सेंटकॉम की प्रेजेंस मौजूद रहेगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद रहेगी, लेकिन जिस तरह फंड्स कम किए जा रहे हैं ट्रम्प की जानिब से और जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम फौरन जंगों में नहीं पड़ेंगे, वो अलग बात है कि अपने इलाके में वो ज़रा चौधरी बनना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर वो नहीं अब आएंगे। देखें आप जिस तरह यूरोप को अकेला वो छोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। और इस इलाके में जो रीजनल पावर्स हैं वो मिलकर अब इक्वेशंस सेट करना चाह रही हैं और इसमें एग्जाम्पल हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान की, सऊदी अरब की और तुर्की की। और इन तीनों का इत्तेहाद एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी इस रीजन में म्यूचुअल सिक्योरिटी के लिए। सऊदी अरब ने भी हमसे तभी इत्तेहाद किया जब इजराइल ने कतर पर हमला किया और वो इजराइल को क्लियर पैगाम दिया था सऊदी अरब ने। सऊदी अरब के सारे इकदामात इस वक्त इजराइल से ऑपोजिट खड़े नजर आ रहे हैं और इजराइल के साथ खड़ा हुआ है UAE। और अमेरिका इन सारी डेवलपमेंट्स को देख तो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं नज़र आ रही हमें अमेरिकन की यहाँ पर, जो कि बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के ऐन मुताबिक है
कि हमने इंटरवेंशन नहीं करनी, और ये तो इन्होंने सऊदी अरब के अंदर खड़े होकर कहा था, नियोकॉन्स पर तनकीद की थी, इंटरवेंशनिस्ट पर, कि हमारी पॉलिसीज़ बिल्कुल गलत रही हैं, और उन्होंने खुलकर लताड़ा था अमेरिकन को, डोनाल्ड ट्रंप ने, आज से चंद माह पहले सदर बनने के बाद ही। और ईरान पर भी हमला उन्होंने तब किया जब इजराइल ने हमला किया, और उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था उस वक्त जून में, कि उसका भी 100% नहीं पता कि किस हद तक इन्होंने ईरान को डैमेज किया, या वो जो स्ट्राइक्स थी वो सिंबॉलिक स्ट्राइक्स थी। तो जो ईरान का ज्योग्राफिया है, जिस तरह हमें जो इशारे मिल रहे हैं बातचीत के, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप डिसइंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस ज़्यादा अपने रीजन की तरफ है, अमेरिका की तरफ है, साउथ अमेरिका की तरफ है, तो क्या वो इजराइल के कहने पर यहाँ रिजीम चेंज की कोशिशें करेंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनको भी पता है ईरान की डेप्थ का और ईरान की पावर का। उनको भी पता है कि ईरान ना तो सीरिया है, ना ही वेनेजुएला है। और ये बातें जो मीडिया में फैलाई जा रही हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर रशिया में पनाह लेने के लिए तैयारी कर चुके हैं, ये भी लार्जर प्रोपेगेंडा का एक पार्ट है। और ईरान अगर गिर जाता है तो दूसरे ममालिक के लिए भी ख़तरे की घंटी होगी कि अगला नंबर आपका हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे वो तुर्की हो। और चाइना और रूस का जो ईस्टर्न एक्सिस है उसमें भी एक बहुत बड़ी दरार आ जाएगी, उसको भी वीक कर दिया जाएगा। तो वो भी ये अच्छी तरह समझते हैं कि ईरान का गिरना हम सब के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो एशिया में ये एक अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग तो है, ये सारे समझते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, कि ईरान के बचने में ही हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है। तो ये दोनों साइडों से एक बहुत बड़ी एफर्ट है। एक तरफ हमें अग्रेशन नज़र आती है और दूसरी तरफ है डिफेंस। इजराइल और अमेरिका चाहते हैं ईरान में तख्ता उल्टना। ईरान इस सिस्टम को कायम रखना चाहता है, और सुप्रीम लीडर की ये कोशिश है कि इस सिस्टम को कायम रखते हुए हम स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हासिल करें और न्यूक्लियर पावर बने। इसलिए ईरान न्यूक्लियर के हवाले से भी फ़िलहाल कोई बड़ा समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक जब हमने ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स हासिल कर लिए तब हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सफ़र शुरू करेंगे, और उस वक़्त हमें कोई बड़ा थ्रेट नहीं होगा, या हमें कोई बड़ी धमकी देने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में न्यूक्लियर हथियार हासिल किए, और पाकिस्तान का यही नैरेटिव था कि ये हमने डेटरेंस के लिए बनाए हैं, और उस वक़्त डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी बहुत सी इकोनॉमिक पेन्स उठाई थी, ये पूरी 90s की दहाई अगर हम देख लें। लेकिन उससे एक स्टेबिलिटी हासिल हुई, और ईरान की भी तकरीबन यही कोशिश है, और मगरबी ताकतों की ये कोशिश है कि उस स्टेबिलिटी को हासिल करने से पहले ही इनको गिरा दिया जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में कौन सी पार्टी कामयाब होगी? क्या ईरान को गिराना इतना आसान है, या ईरान की डेप्थ और ईरानियन कैरेक्टर इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के सामने एक सीसा पलाई दीवार है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।